नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। कमलनी दत्त नहीं रही। भारत में टेलीविजन के माध्यम से कलाओं के संरक्षण, संवर्धन और वितरण में उनका योगदान अप्रतिम है। उन्होंने अपनी लगन और कल्पनाशीलता से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रसार भारती के सेंट्रल आर्काइव्स का स्वप्न देखा और उसे साकार किया, जिसने ऑडियो विजुअल आर्काइविंग द्वारा अतीत को भविष्य से जोड़ने का काम किया और साथ ही कई पीढ़ियों की अभिरुचियां सिंचित की, जिसने संभावनाशील कलाकारों का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने मुझे सदा पारिवारिक स्नेह और मित्रवत प्रोत्साहन दिया। मेरे लिए ये एक निजी क्षति है। एक वॉरियर प्रोड्यूसर, डांसर, ऑफिसर और ममता की मूर्ति को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनसे हुई एक लंबी बातचीत से एक अंश पेश कर रहा हूं। ये दिल्ली की कुख्यात गर्मियों में उनके मयूर विहार स्थित घर में उनके निजी कक्ष की छत से लटके पंखे की आवाज के बीच हुई बातचीत है, जो लगभग 20 साल पहले मैंने एक वॉकमैन रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड की थी और आज डिजिटाइज करके आपके साथ यहां शेयर कर रहा हूं। इसी तरह से सोचा जाए कि उस पर्टिकुलर सवाल के एक्सटेंशन पर ही पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद आप जो है उस पर सवाल बना लीजिए, क्योंकि बात तो उसी का एक्सटेंशन है कि दूरदर्शन का एक मंतव्य था, जिसे कहते हैं ना कि मिशन। एक मिशन था जिसके तहत ये कहा गया था कि वी हैव टू प्रोड्यूस प्रोग्राम्स विच शुड बी एजुकेटिव, इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी? एजुकेशन की थी। और एजुकेशन की क्यों थी वो तो हम पहले ही कह चुके हैं कि लिखना पढ़ना जानने वाली जनता की संख्या बहुत कम है, तो अब शेष जनता को इन्फॉर्म कैसे किया जाए, उनको जीवन की ज़रूरतों, जो उनकी ज़रूरतें हैं उससे उनको कैसे वो किया जाए, एम्पावर किया जाए, इसके लिए एजुकेशन की जरूरत। देखिए, इसको मैं और भी पीछे अगर ले जाऊं तो एक वो भी ज़माना था करीब 2000 साल पहले कि ब्राह्मणवाद ने एक बड़े मतलब समाज के एक बड़े हिस्से को पढ़ने लिखने से काट दिया था कि शूद्र या शूद्र से नीचे के तबके के लोग जो हैं, मतलब कास्ट के लोग या कास्ट से बाहर के लोग, अवर्ण जिसे कहते हैं वो लोग, और स्त्री, इनके लिए पढ़ना लिखना वर्जित कर दिया था। जिसने भी किया, जो भी किया, उसके सोशोलॉजिकल उस पर नहीं जाते एनालिसिस पर। तब क्या किया, भारत जैसे एक मुनि या एक कम्युनिटी पैदा हुई जिसने ओरल एजुकेशन का एक माध्यम बनाया, जो अभी तक भी चला आ रहा है, जिसको हम लोग ओरल ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन या ये कहते हैं। तो उसके लिए ही नाट्य बना। नाट्य के माध्यम से, चाहे वो वेद हो या पुराण हो या वेदांत हो या उस वक्त की जो सामाजिक ज़रूरतें हैं या सामाजिक सोच है, उसको बताना हो इस बड़ी जनता के लिए, वो एक माध्यम बना, एक नाट्य माध्यम बनाया उस वक्त। उसी तरह का ओरल ट्रांसमिशन का एक जरिया दूरदर्शन बना हमारे देश में। तो अब इसको अगर तुलना करें एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट, इस हायरार्की में भी एंटरटेनमेंट बाकी चैनलों का प्रायोरिटी बन गया और एजुकेशन, इंफॉर्मेशन जो है बैक सीट पे चला गया, बैक बर्नर पे चला गया। अब इस एंटरटेनमेंट में क्या हो रहा है? तो एंटरटेनमेंट के भी स्तर हो सकते हैं ना। आपकी किन फैकल्टीज को वो अपील कर रहा है, आपकी किन सेंसिबिलिटीज को वो प्रोवोक कर रहा है या स्टिमुलेट कर रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर वो केवल सोचने को ही कुंद कर रहा है और रियलिटी से आपको बहुत दूर ले जा रहा है, मतलब मैं तो ये देखती हूँ कि जिस तरह के सीरियल, कभी मुझे एक बार करना पड़ा इस इवैल्यूएशन को कि पर्टिकुलर सेट ऑफ सीरियल्स इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, ये इवैल्यूएशन का एक रिपोर्ट बना के देना पड़ा। वो उसको देखते देखते मैं इसलिए थकी
एक तो ये कि मुझे लगा कि उसमें जितने भी पात्र हैं, जो भी समस्याएं हैं, मेरे आसपास की समस्याएं नहीं हैं, और मेरे जैसे पात्र नहीं हैं जिन जिन लोगों के साथ मेरा रोज का इंटरेक्शन है, उनमें से कोई भी मुझे उस जैसा कोई दिखाई नहीं दिया। तो वो कौन लोग हैं, किस समाज को बिलोंग करते हैं, वो क्या है, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे रहते सहते हैं, और क्या उनकी समस्याएं हैं। उन सीरियल्स को देखकर लगा कि सिवाय इसके कि आपसी रंजिश, एक दूसरे के उसको खींचना, मतलब पैर खींचना, किसी को एक दूसरे को काटना, और किसी को भी जिंदगी में प्रोग्रेस ना करने देना, और मतलब एब्सोल्युटली बेसर इंस्टिंक्ट्स को, बेसर उसको मटेरियल इंस्टिंक्ट्स को सेटिस्फाई करने वाले वो सीरियल्स हैं। तो ना तो उनके पात्र हमारे आसपास के पात्र हैं, ना तो उनकी समस्याएं हमारे आसपास की समस्याएं, ना तो उनकी एस्पिरेशंस हमारी जैसे एस्पिरेशंस हैं। ग्रोथ तो है ही नहीं, मतलब या व्यक्तिगत वो हो ग्रोथ हो, या सामाजिक ग्रोथ हो, या कम्युनिटी ग्रोथ हो, वो तो सब कुछ भी है नहीं। तो वैल्यूज क्या हैं जो आप दे रहे हैं? क्योंकि एंटरटेनमेंट करके एक अलग सेगमेंट नहीं होता, कहीं भी जिंदगी में भी नहीं होता। उसके माध्यम से आप इन्फॉर्म भी कर रहे होते हो, और उसके माध्यम से आप एजुकेट भी कर रहे होते हो, प्रकारांतर से। कोई हम लोग वैसे नहीं है। मेरे उस पे जब मैं दूरदर्शन की ट्रेनिंग में थी, उस वक्त भी कहा गया था, कभी भी अपने आप को पेडेस्टल में मत रखो, और ये मत सोचो कि दर्शक बेवकूफ है और उसको आप इन्फॉर्म कर रहे हो या एजुकेट कर रहे हो। नहीं, दर्शक एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व है, या एक कम्युनिटी है, और उसके लिए आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप केवल एक माध्यम बन रहे हो, केवल एक लिंक बन रहे हो। तो हम पेडेस्टल पे तो है नहीं कि हम जो कहेंगे वो आप मान लो, वो जो प्रवचन करता है उस जैसे तो हम नहीं है ना। तो आप फिर भी सटल तरीके से कुछ न कुछ दे रहे हैं माध्यम से। तो वो जो दे रहे हैं वो समाज के हित में है कि नहीं है, ये तो सोचा नहीं जाता। इन एंटरटेनमेंट चैनल्स में आप चाहे सास भी कभी बहू थी ले लीजिए, या कोई भी इस तरह के कार्यक्रम ले लीजिए, मैं देखती हूँ कि जो पात्र हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक होमोजेनिटी पर है पूरा, वो उनका पूरा प्लॉट सिमिलर है। आप एक सीरियल से दूसरे सीरियल पे जंप भी कर जाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीन लगेगा तो उसी की कंटिन्यूटी में है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और वो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा या 4 घंटा, जो प्राइम टाइम, जो सबसे ज्यादा पैसा खींचने वाला समय है शाम का, उसमें जो इस किस्म की चीज दिखाते हैं, पूरा परिवार बैठ के देखता है। तो क्या आप सोचते हो कि साल के बाद हर रोज, मतलब सास भी कभी बहू थी तो शायद 8 या 10 साल से चल रहा है, इसी तरह से लंबे समय तक चलने वाले सीरियल, और रोज के सीरियल्स, और रोज वही समस्याएं अगर आ रही हो, तो क्या एक सेंसिटिव मानव मन पर और बुद्धि पर उसका कुप्रभाव नहीं पड़ेगा? मैं तो नहीं मानती कि नहीं पड़ सकता। और जो कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जनता है, जो ऑलरेडी इतनी संघर्षशील है, उसको रोज बरोज आप यही दिखाते जाओगे तो उसके वैल्यूज नीचे से जमीन से खिसकते जाते हैं, और ये वैल्यूज उसके ऊपर थूकते जाते हैं उस जैसा। एक बार मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ कपड़े खरीदने गई थी, तो उस साड़ी शोरूम ने मुझे दिखाया कि ये देखिए तुलसी साड़ी, ये देखिए इसकी कोई और सीरियल की नायिका का नाम देखिए, उसकी साड़ी, इस तरह से। और जैसे पहले कभी हुआ होगा कि आशा परीख जैसा सूट बना, या शर्मिला टैगोर जैसा हेयर स्टाइल बना, उस तरह से ये जो पात्र हैं, सीरियल के पात्र हैं, वो हमारी जिंदगी में इस तरह से प्रवेश पा रहे हैं, और उसका भी एक कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन मार्केट कर रहा है। तो ये सब क्या है? और अभी मैं पूरी तरह देखती हूँ कि हमारे जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो गायब हो गए, ट्रेडिशनल पहनने के तरीके गायब हो गए, शादियों में जो अलग अलग कम्युनिटीज की जो स्पेशलिटीज होती थी वो गायब हो गई, सब एक जैसे लगने लगे। इन चैनल से यही खतरा है कि हमारा कल्चर होमोजेनस होता जा रहा है, और वो रियल कल्चर नहीं है, हमारे रूट्स से निकला हुआ कल्चर नहीं है। तो अगर दूरदर्शन वैसा कुछ नहीं कर रहा है, तो मैं कहती हूँ कि वो एक इनडायरेक्ट सर्विस ही है पब्लिक की, और अगर उस जैसा कुछ भी कर रहा है तो मुझे लगता है कि उसके पॉलिसीज
कॉन्शियसली बदले जाने चाहिए। आपको याद होगा कि आप भी जब ग्रोइंग एज में थे, अर्ली टीन्स में थे या अर्ली 20s में थे, तब जिस तरह के सीरियल्स दूरदर्शन दिखाता था, कुछ न कुछ उसमें मैसेज होता था, कुछ न कुछ उसमें वैल्यूज होता था। चाहे उड़ान ले लीजिए, चाहे लाइफ लाइन ले लीजिए, मालगुडी डेज ले लीजिए, ये सब इस किस्म के सीरियल्स कोई भी प्राइवेट चैनल दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा। तो हम क्यों देखते हैं उनको? फिर भी देखते हैं लोग। तो देखना क्यों देखते हैं? ये सब कुछ तो एक सोशियोलॉजिकल स्टडी हो जाएगी, कोई कर रहा होगा शायद, कि कम्युनिकेशन की दुनिया में सोशियोलॉजिकल चेंज किस तरह से हो रहा है। लेकिन सीधे मैं बता सकती हूँ कि इट इज एन एक्सप्लॉयटेटिव मीडियम. It is not actually doing any service to the society, and it is only serving the ulterior motives of the commercial agencies. चाहे अब एक और चीज इसमें देखिए, मैं ऐड करना चाहती हूँ. हाल ही में अभी 2-3 साल में आपने देखा होगा कि जितने कमर्शियल वो आ रहे हैं, एड्स आते हैं, उसमें बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया. चाहे बच्चों की जरूरत है या नहीं है. अब एशियन पेंट्स में बच्चे की क्या जरूरत है? उसका घर तो है नहीं अपना. इसी तरह बहुत सारी और चीजें, बच्चों की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चों को एडल्ट बना के उसमें पेश किया जा रहा है. उसके पीछे की मानसिकता क्या है? उसके पीछे की मानसिकता ये है कि दे आर फ्यूचर क्लाइंट्स या व्हाटएवर दे कॉल, फ्यूचर कस्टमर्स या व्हाटएवर, मतलब फ्यूचर बायर्स, कंज्यूमर्स, फ्यूचर कंज्यूमर्स. इसके अभी से उनके दिमाग को एक सेट पैटर्न में लगा दो. और कहा यह जाता है कि बच्चों के साथ माँ बाप जाते हैं खरीदारी करने के लिए, और बच्चे डिसाइड करते हैं कि ये चाहिए. तो इसलिए पहले उनके दिमाग को पकड़ो. बताइए कितनी बड़ी साजिश है ये. तो इसलिए मुझे ये सब कुछ थोड़ा डरावना और भयानक लगता है, और मुझे लगता है कि ठीक से सोची समझी गई नीति एक अपनाई जानी चाहिए. और अभी तक भी हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट पॉलिसी नहीं है. इतने साल हो गए हैं, सैटेलाइट चैनल्स को भी आए हुए अभी 10 साल हो गए हैं, बल्कि 14 साल हो गए हैं, 14-15 साल. अभी तक भी हमारे पास एक नेशनल ब्रॉडकास्ट पॉलिसी नहीं है. वो नेशनल ब्रॉडकास्ट पॉलिसी हमें बताती है कि हमारे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हमारी कल्चरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हमें एज ए नेशन हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, उस पॉलिसी में डिफाइन होता. वो जब है नहीं तो क्या करें. और जब कोई चीज नहीं होती है तो वैक्यूम तो कुछ न कुछ भरेगा ही भरेगा, और वो जो भरा जाएगा बिना सोचे समझे, उस तरह हो नहीं सकता. जैसे आप एक कमरे को बिना अटेंड किया छोड़ दीजिए, 10 दिन भी छोड़ देंगे तो वहाँ क्या भरेगा? वहाँ धूल मिट्टी और जाले ही भरेंगे. अगर आप रोज उसकी सफाई करेंगे तो आप मनचाहे ढंग से उस कमरे को रख सकते हैं. तो यही फर्क होता है कि हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में और अपने समाज की जिंदगी. सामाजिक सरोकार हमारे माध्यम में है कि नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है. ये मैं उस संदर्भ में कहना चाहती हूँ जहाँ आपने पूछा था कि क्यों इतने अलग हैं दूरदर्शन की कार्यक्रम. पेस भी नहीं, पेस के बाद भी आपने एक प्रश्न पूछा था कि इतनी गलतियों से भरे हुए, इतने ये वो. मैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में इसका आंसर दे रही हूँ कि विषय का चुनाव दूरदर्शन कैसे करता है और बाकी चैनल्स कैसे करते हैं. अगर वैसा कोई प्रश्न हो तो वहां पर हम इसको कर सकते हैं कि बहुत ही एक सोची समझी नीति के अभाव में एक सोचा समझा हुआ साजिश मार्केट की तरफ से चल रहा है. अभी हाल की बात है, मेरे ख्याल में 10 या 15 दिन पहले की बात है कि ऑर्डर्स गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इवन कमर्शियल्स या म्यूजिक वीडियोस सेंसर से होकर गुजरेंगे. कितनी देर से आया है ये. जो नुकसान करना था वो तो कर चुका है ना. मतलब इतना ज्यादा पोर्नो की तरफ झुकाव वाले वीडियोस हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से. और इतने क्या बताऊं, प्रोवोकेटिव वीडियोस हैं वो. क्यों नहीं ये पहला वीडियो जब आया
तभी क्यों नहीं किया गया? इस पे इतना वक्त लग गया गवर्नमेंट को सोचने के लिए कि भाई इसमें आप सेंसर वो करो। तो ये सब चीजें हैं ना, नीतियों का सख्त बात इस देश में पहली बात तो वो भी नहीं है, एक एजुकेशन पॉलिसी भी तो नहीं है। एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, कल्चरल पॉलिसी नहीं है, ब्रॉडकास्ट पॉलिसी नहीं है, तो पॉलिसी इसी का तो अभाव है कि कैसे भी डायरेक्शन में कैसे भी कोई भी करता है, चला जा रहा है। ये बहुत तो मुझे लगा कि दिस इज अ वैलिड थिंग व्हिच वी हैव टू सेंसिटाइज पीपल। व्हाट आर वी डूइंग विद आवरसेल्व्स? एक जगह पे शायद पहले हमने ये बात दूसरे ढंग से डिस्कस भी किया, आपने पूछा भी है कि देश वाली बात पर ही कमाई का स्तर भी कितना अलग अलग हो गया। अब 10 साल और 4 साल में तो और भी अलग अलग हो गया। अब इतने सारे MNCs आ गए हैं। अब मैलिबू और जापानीज सिटी दिल्ली के अंदर ही बन रहा है, तो अलग से एक आइलैंड की तरह से एक आइसोलेशन में अल्ट्रा लग्जूरियस लाइफस्टाइल एक आ रहा है। वहीं पर एक सड़क में भी आदमी पड़ा हुआ, इतना बड़ा गल्फ जहाँ हो, उसमें क्या माध्यम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? टेलीविजन जैसे एक पावरफुल माध्यम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मटेरियली लोगों को उकसाओ। क्राइम रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं इतना ज्यादा? कैसे भी मुझे पैसा चाहिए लोग क्यों सोचते हैं? इसलिए कि उनके सामने इतना लग्जूरियस लाइफस्टाइल है और वो खुद अपनी तरफ देखता ही है। तो सब लोग साधु महात्मा और संत तो नहीं है ना। तो चलिए फिर ये तो आपने कहा अभावों की बात, हमने पॉलिसी के लेवल पर कई स्तरों पर जो पॉलिसी के लेवल पर अभाव हैं, लेकिन अभी इन दिनों जब आप दूरदर्शन आर्काइव्स के लिए काम कर रही हैं, अगर हम इस पर थोड़ी देर के लिए आएँ तो यहाँ ज़रूर कोई ऐसी चीज़ होगी और यहाँ एक पॉलिसी ही होगी शायद जो आपको एक काम में एक एनर्जी देती है, एक ड्राइव देती है कि आप एक सपने के साथ आर्काइव के काम में लगी हुई हैं। तो मतलब तमाम इतनी लंबी कार्यकाल में जब आप अभावों से गुजरते हुए, खासतौर पर पॉलिसी के अभाव में जो एक कामकाज की स्थिति नहीं बनती है, तो जब आप आर्काइव में देखती हैं तो इसके पीछे क्या सपना है और या फिर ये भी अंत में जब काम खत्म हो जाएगा या ये बरस गुजर जाएंगे तब आप किसी नतीजे पर पहुंचेंगी कि ये एक्साइटमेंट भी बेकार था? नहीं, मैं ये तो नहीं सोच रही हूँ कि अभी तक भी जो कुछ किया है 30 साल में 32 साल में, आई डोंट रिग्रेट। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जीवन खराब हो गया इस माध्यम में या और कुछ करना चाहिए था तो शायद जीवन और अच्छा बनता। मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। और अगर दूरदर्शन में टिके रहने का निर्णय भी लिया पिछले 14 साल में, जबकि और अन्य चैनलों से ऐसा नहीं है कि बुलावा नहीं आया, फिर भी यहीं टिके रहने का निर्णय केवल इस वजह से था। अब भी अगर कोई चैनल जिंदगी की सच्चाइयों से जुड़ा हुआ है तो वह मैं दूरदर्शन ही मानती हूँ। जैसा भी है, खराब अच्छा जो भी आप कहें, एक माध्यम क्रिटिक के रूप में आप कुछ भी उसको कहें कि नहीं क्लास नहीं है, ये नहीं है, पेस नहीं है, फिर भी मुझे लगता है अगर सच्चाइयों से जुड़ा हुआ अगर कोई चैनल है तो यही चैनल है। यहाँ पर सेंसेशनलाइज नहीं किया जाता किसी भी चीज़ को। चाहे वो प्रिंस गड्ढे में गिर गया तो वो एक न्यूज़ ज़रूर है, उसके प्रति हमारी जो भी सेंसिटिविटीज़ हैं वो हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन उसको इतना खींचकर एक कमर्शियल एंगल से उस न्यूज़ को पूरे दिन तक फैलाना और पूरे देश में, वो मुझे लगता है कि मैं एक उदाहरण के रूप में बता रही हूँ, ऐसे ही रोज होता है। कोई भी एक छोटा सा इश्यू लेकर एक चैनल उसको इतना सेंसेशनलाइज कर देता है और इतने सारे करस्पॉन्डेंट्स का चेन उसके लिए लगा देता है। तो इस तरह का मुझे नहीं लगता है कि न्यूज़ गैदर किया जा सकता है और न्यूज़ के प्रति सेंसिटिविटी बनी रह सकती है। मुझे लगता है कि इस तरह से न्यूज़ गैदर करना और न्यूज़ का प्रसारण करना सेंसिटिविटीज़ को कम ही करता है, ना कि उसको बनाए रखता है। तो दूरदर्शन ऐसा नहीं करता, इसलिए मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि माध्यम दूरदर्शन चैनल या एक कंसोर्टियम ऑफ चैनल, कलेक्शन ऑफ चैनल जो है, एक
सामाजिक दायित्व के साथ काम करता है। अभी आपने आर्काइव के बारे में पूछा, वो ये है कि जब 2003 में मुझे सक्रिय कार्यक्रम बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त किया गया था, तब मुझे लगा कि क्या किया जा सकता है कि अभी तक के बने हुए कार्यक्रम लोगों तक पहुंचे। वो इस संदर्भ में भी था कि रियल कल्चर के लिए, मैं रियल कल्चर उसको कह रही हूँ जो 2000 साल से 2000 साल से धीरे धीरे विकसित होकर एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के रूप में, कलेक्टिव मेमोरी के रूप में हमने इनहेरिट किया है, उस कल्चर की बात कह रही हूँ। उस कल्चर के लिए माध्यम में स्पेस कम होता जा रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडियम हो या टेलीविजन मीडियम हो। कमर्शियल कंपल्शन से ही ऐसा होता है। तो वो जब स्पेस कम होता जा रहा है, तो इतने सालों से जो इतना बड़ा एक विशाल संग्रह हम लोगों ने कार्यक्रमों का किया हुआ है, उसका क्या उपयोग हो और कैसे वो लोगों तक पहुंचे, विशेषकर उन लोगों तक जो इस तरह के कार्यक्रमों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और अभी जो टेलीविज़न के माध्यम से चाहे बाकी चैनल्स कर रहे हो या दूरदर्शन कर रहा हो, उस वजह से दूर होते चले गए। टेलीविज़न देखना भी कुछ लोगों ने बंद कर दिया। तो उन लोगों को किस तरह से हम ये कार्यक्रम पहुंचाएं, जब मैंने इस पर विचार किया तो मुझे लगा कि अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है उससे सस्ते में ये कार्यक्रम रेप्लिकेट हो सकते हैं और एक छोटी सी कीमत पर लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। जब तक एनालॉग था, जब तक VHS प्लेयर्स थे, वो फिर भी महंगा था और एनालॉग कॉपिंग भी बहुत महंगी थी। तो डिजिटल युग में ये एक रेवोल्यूशनरी एक वो हुआ है, क्या बोलूं, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि आप केवल आर्काइविंग का तो बहुत ही नया एक एक दुनिया खुल गई है डिजिटाइजेशन से। उस पर मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन जहाँ तक पुराने कार्यक्रमों का सवाल है, 62 से लेकर अभी तक जितने कार्यक्रम बने हैं, उनमें से चुनिंदा कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने CDs और DVDs बनाने शुरू किए। तो जब ये शुरू किया तो उसके बाद मैंने खुद सोचा कि क्या ही अच्छा हो कि आर्काइविंग भी मैं खुद करूं। तो जब ये प्रस्ताव मैंने अपने सीनियर्स के सामने रखा तो उन्होंने इसकी मंजूरी दी और आर्काइव का भार में मुझको सौंपा। तो तब मैंने देखा कि मैं आर्काइविंग से क्या समझती थी कि पुराने टेपों को संभाल के रखो और पुराने एनालॉग फॉर्मेट में से डिजिटल फॉर्मेट में लेकर आओ, इतना ही मैं आर्काइविंग उस वक्त समझती थी। लेकिन जैसे 2003 जैसे जैसे मैं इसको स्टडी करने लगी, इसका अध्ययन करने लगी और रिसर्च करने लगी, तो पता लगा कि डिजिटल युग ने आर्काइव के लिए इतनी अनंत संभावनाएं खोल दी हैं कि इंटरनेशनली जो भी टेलीविजन कंपनीज हैं वो इसको रियलाइज भी कर रही हैं, इसका महत्व को रियलाइज कर रही हैं कि जब तक किसी भी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के पास एक अच्छा आर्काइव ना हो तो उसका फ्यूचर सुरक्षित नहीं। वो इसलिए कि कोई भी कार्यक्रम आप बना रहे हैं आज, जब तक उसका बैकग्राउंडर आपके पास अच्छा नहीं हो तो आप कॉन्टेक्स्ट नहीं कर सकते उसको। उस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहें उसको, हाउ टू एक्सप्लेन, उदाहरण से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मान लीजिए कि जैसे अभी 2 दिन पहले ये टेरर अटैक होने वाला था, तो वो टेरर अटैक का न्यूज़ या तो ऐसे दिया जा सकता है कि ये टेररिस्ट अटैक होने वाला था और उसको वो कर दिया गया, बस अब सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन इसके साथ ये भी अगर जोड़कर न्यूज़ दिया जाए, इससे पहले ऐसे कितने अटेम्प्ट्स हुए थे और क्या क्या उसके रिपरकशंस थे, कितनी
जान माल की हानि हुई और कैसे कैसे वो किया गया, मतलब सारा बैकग्राउंड अगर देखे आज के न्यूज को पैक किया जाए तो एक पूरा एक समग्र चित्र मिलता है, उस न्यूज का एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिलता है। तो इसी तरह से कोई भी न्यूज हो, उसका अगर बैकग्राउंड ठीक ना हो, अगर आप पहले से उस पर्टिकुलर न्यूज से संबंधित पहले के इवेंट्स के साथ उसको जोड़े नहीं, तो वो न्यूज जो है वो करेक्ट पर्सपेक्टिव में नहीं आता। फिर वो एक इंडिविजुअल इवेंट के रूप में देखा जाए तो उसका पूरा क्या बोलूं, मेरा दिमाग बहुत अच्छा है एक्चुअली, तो शायद आप समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसके लिए आर्काइव बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए आर्काइव में क्या होता है कि कार्यक्रमों का प्रिजर्वेशन अलग, लेकिन उस कार्यक्रमों की डिटेल्स का प्रिजर्वेशन एक और स्तर पर होता है, जिसको हम लोग मेटाडाटा बोलते हैं। तो कार्यक्रम तो वो है, ठीक है कि आधे घंटे का कार्यक्रम भीमसेन जोशी का 20 साल पहले हमने रिकॉर्ड किया, उसको आप डिजिटल मीडियम में लेकर आ गए और आपने उस आधे घंटे को सुरक्षित कर दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन मान लीजिए आपने आधे घंटे का कोई डॉक्यूमेंट्री पहले किया हो, उस डॉक्यूमेंट्री के कंप्लीट डिटेल्स हो, तब ही तो उसमें से आप क्लिप्स निकाल सकते हैं और आज के किसी कार्यक्रम में उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम रिपर्पजिंग कहते हैं। तो ये सारे जो आइडियाज आर्काइविंग में से निकलते हैं, तो वो आर्काइव शब्द से जो अर्थ निकलता है कि कुछ पुराना संग्रहित सामग्री, ऐसा ना होकर उसका एक नया ही रूप निकल आता है, जिसको अभी इंटरनेशनल टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स ने नाम दिया है मीडिया एसेट। तो ये हमारे लिए केवल पुरानी सामग्री नहीं है, ये हमारा एसेट है। इसमें अगर आपको आगे कुछ नहीं कहना तो मैं सवाल पूछूं इस सिलसिले में। आप पूछना शायद हो सकता है वही आगे चला जाए। हाँ। नहीं तो ऐसे आर्काइव के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आप पूछिए। यहीं पर जब आप ये कह रही हैं कि 2003 में जब आपने ये जिम्मेदारी संभाली, तब आर्काइविंग आपके लिए एक तरह का काम था, लेकिन धीरे धीरे आपको लगा कि ये जो डिजिटल जमाना है वो आर्काइविंग को एक और बड़ा फलक देता है। तो आर्काइविंग दुनिया के किसी भी देश में वैसी ही हो सकती है जैसी कि अपने यहाँ से दूरदर्शन की ऑर्गेनाइजेशन में होगी। क्या इसका कोई एक स्टैंडर्ड आर्काइव प्रोसीजर है, या इसको मैं ऐसे रखता हूँ इस सवाल को कि मान लीजिए आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर पैदा करते हैं, तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि दुनिया के हर देश में एनाटॉमी एक है और ह्यूमन बॉडी एक है, उसमें होने वाली बीमारियां एक हैं, और अगर शिकागो में बैठा हुआ ट्रेन डॉक्टर है तो या ट्रेनी है तो वो भी वैसे ही पढ़ेगा जो कि गोरखपुर में बैठा हुआ पढ़ेगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी बेसिकली एक ही है। लेकिन क्या मॉन्ट्रियल में बैठा हुआ आर्काइविस्ट जिस तरह से काम करेगा, दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट में बैठा हुआ आर्काइविस्ट भी उसी तरह से काम करेगा? इस तरह से मैं सवाल को रखना चाहता हूँ कि आर्काइविंग इन इंडियन कंडीशंस, अगर इस पर आप थोड़ा विस्तार से कहें तो। ऐसा है कि आर्काइविंग एज एन आर्ट और एज ए साइंस, वो तो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में होता है। इसके लिए इंटरनेशनल बॉडी भी है एक, जिसका दूरदर्शन भी एक मेंबर है, जिसको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीविजन आर्काइव्स बोलते हैं। वो एक कॉन्ग्लोमरेशन है, जितने भी ब्रॉडकास्टिंग आर्काइव्स हैं उसमें मेंबरशिप लेते हैं, सालाना उसका वो भी होता है, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उससे एक्सचेंज भी होता है, नोट्स भी एक्सचेंज होते हैं, चाहे टेक्नोलॉजिकली हो, ऐप टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में हो, या और जो समस्याएं रीजन्स में पैदा होती हैं उससे हो,
ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आपने एक उदाहरण दिया इसका डॉक्टर्स का, मैं मानती हूँ कि ठीक है एनाटॉमी एक है और डिसीजेस बॉडी में लगभग एक जैसे आते हैं, लेकिन फिर भी शिकागो में अगर बैठा हुआ डॉक्टर एक इंडियन रोगी को ट्रीट करता है तो उसको इंडियन कंडीशंस को तो समझना पड़ेगा। वो वैसा नहीं ट्रीट कर सकता जैसे शिकागो में बैठे हुए किसी व्यक्ति को ट्रीट कर रहा हो। ना केवल इंडियन कंडीशंस को समझेगा, ये एक व्यक्ति के कंडीशंस को भी समझेगा कि किस तरह का उसका लिविंग स्टैंडर्ड्स है, क्या उसका बैकग्राउंड रहा है, पहले से क्या खाता पीता रहा है, किन क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहा है। इन सब का अगर वो ध्यान नहीं रखेगा तो वो बहुत मैकेनिकली ट्रीट कर रहा होगा, वो बहुत सक्सेसफुल उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप जानते हैं कि आयुर्वेद में एक पूरे व्यक्तित्व को ट्रीट किया जाता है, ना कि किसी रोग को ट्रीट किया जाता है। उसी तरह से आर्काइविंग भी है। अगर हम सोचें कि बीबीसी जिस तरह एप्लीकेशन कर रहा है टेक्नोलॉजी का, वैसा ही हम यहाँ करें, वो संभव इसलिए नहीं है कि इंग्लैंड जो है इतना ह्यूमिड टेरेन नहीं है, इतना ह्यूमिडिटी वहाँ नहीं होती, इतना एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं है। सर्दी बहुत ज़्यादा है लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है। हम तो दोनों के एक्सट्रीम्स में जीते हैं। हम यहाँ पर 2+ डिग्री में भी हैं और 45+ डिग्री में भी हैं और 95% ह्यूमिडिटी में भी हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हमारे टेप्स की क्या दशा होगी और कैसे उनको प्रिजर्वेशन करना है, वो हमें खुद सोचना है। और उनके पास अवेलेबल जो ज्ञान है उसको हमें अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक तरह से अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। हमें पहले अपने ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ होना है, फिर उनके जो ऑलरेडी डेवलप किए हुए नॉर्म्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं उसको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ बहुत देर से आई है, बाकी देशों में तो पिछले 10-12 साल से है। एनालॉग को हम लोगों ने अभी तक प्रिजर्व किया, वो उसका प्रिजर्वेशन का टेक्निक बिल्कुल अलग है और डिजिटल डोमेन में जाने के बाद उसका प्रिजर्वेशन का टेक्निक अलग है। आर्काइव का बेसिक प्रिंसिपल है क्या? रेस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन एंड रिट्रीवल। मतलब आप उसको जो भी स्थिति में है आपका टेप, उसको थोड़ा सा रेस्टोर कीजिए और उसको अच्छे ब्रॉडकास्ट लायक स्थिति पर लेकर आइए और उसके बाद आप उसको प्रिजर्व कीजिए ऐसी जगह पर जहाँ पर उसमें और ज़्यादा धूल मिट्टी ना जमे, फंगस ना आए और डिटीरिएशन ना हो इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली। और उसके बाद आपको जब ज़रूरत हो वो मिले। तो एनालॉग वाली स्थिति में ये था कि आप किसी टेप को एक किताब की तरह हाथ में महसूस करते थे और उसको झाड़ पोंछ कर धूल मिट्टी वो करके आप किसी शेल्फ में किताब की तरह रखते थे। और जैसे किसी लाइब्रेरी में जाकर आपको पता लग जाता है कैटलॉग देखने से कि फलां शेल्फ में फलां किताब रखी हुई है, आप वहाँ तक पैदल चल के जाएंगे और फिजिकली उस किताब को उठाएंगे और पन्ना पलटेंगे और आपको जो सामग्री मिलेगी सामग्री जो चाहिए आपको मिलेगी। पन्ना पलटेंगे आप, जो है आपकी सामग्री 82 पन्ने पर है तो वहाँ तक आपको पन्ना पलटना है। लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी में ये सब कुछ नहीं है, तो इसलिए अपने सोचने का पैराडाइम भी बदलना पड़ेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी में ये सब कुछ वर्चुअली होता है, रियल उसमें नहीं होता, टर्म्स में नहीं होता। जैसे आप टेप को हाथ में पकड़ तो सकते हैं, लेकिन कंटेंट को अगर आप सर्वर में डालेंगे तो वहाँ पर आप जब रिट्रीव करेंगे तो उसको हाथ में पकड़ नहीं सकते, वो इलेक्ट्रॉनिकली आप रिट्रीव करेंगे। जिसका मतलब ये है कि एक वर्चुअल लाइब्रेरी आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसकी टेक्नोलॉजी अलग है, उसके अप्रोच अलग है, उसका मेंटेनेंस अलग है, उसका रिट्रीवल के तरीके अलग हैं। और रिट्रीवल के तरीके ये हैं कि आपको पन्ना पलट कर 82 पेज में नहीं जाना पड़ेगा, 82 पेज का कमांड देंगे कंप्यूटर में, वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत इजी भी हो गया है और ये ऑनलाइन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका में बैठे हुए किसी व्यक्ति को यहाँ की कोई घटना चाहिए, मान लीजिए जसराज जी का एक
संगीत का परफॉर्मेंस चाहिए। तो पहले तो ये होता था कि मैं टेप को निकालूं और उसको अपने मशीन में लगा के देखूं, उसको उनके टेप में कॉपी करूं और यहाँ पोस्टल एजेंसी के थ्रू उसको मैं वहाँ तक भेजूं। मतलब फिजिकली ये सारा कुछ होता था। अभी मैं ऑनलाइन आकर सर्वर में मेरा ये जो पीस उन्होंने मांगा वो रखा हुआ है, तो मुझे केवल वो रिट्रीव करना है और ऑनलाइन ट्रांसमिशन देना है। तो इतना सिंपल हो गया है। पूरी दुनिया जो है आपके आर्काइव को एक्सेस कर सकती है, उसको देख सकती है और जो चाहिए उसको ले सकती है एट अ कॉस्ट। जो भी नॉर्म्स होंगे उसके अनुसार वो कर सकते हैं। इसको करने की राह पर है। आज ये नहीं कह सकती ये ऐसा हो गया है, लेकिन दूरदर्शन इसको करने की राह पर है। जो शुरू में हम लोगों ने अपने कार्यक्रम बनाए थे वो एक बहुत मोटे 2 इंच एम्पेक्स क्वाड टेप में बनाए थे। उसके बाद वो 1 इंच टेप में कलर के वक्त आया था। फिर वो आया 3/4 इंच जिसको यूमेटिक बोलते हैं। फिर उसके बाद वो आया बीटा जो 1/2 इंच है। तो इस तरह एनालॉग के भी बहुत ज़्यादा चेंजेस पिछले 35-40 साल में आए हैं। लेकिन अब डिजिटल टेक्नोलॉजी में जब जा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी हर 5 साल में बदलेगी। तो इसलिए ये वाला भी हमारे दिमाग में हो जाना चाहिए कि एक बार हमने डिजिटल में डाल दिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि वैसे के वैसे ही रहेगा। हमें हर 5 साल में अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करना ही पड़ेगा। तो ये एवर चेंजिंग एक डिजिटल डोमेन में हम प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन इसमें प्रिजर्वेशन, रेस्टोरेशन और रिट्रीवल जो आर्काइव का एक बहुत बड़ा अंग है, वो बहुत आसानी से होता है। फिजिकली नहीं होता, वर्चुअली होता है। इसके अलावा एप्लीकेशन में ये केवल ब्रॉडकास्टर्स के लिए नहीं है, ये रिसर्चर्स के लिए है, ये कला सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो मैं ऐसा एक आर्काइव दूरदर्शन का क्रिएट करना चाहती हूँ कि ये एक बहुत एक नेशनल मूवमेंट के रूप में आए और इंटेंजिबल कल्चरल कंटेंट को फ्यूचर के लिए और पॉस्टेरिटी के लिए किस तरह से प्रिजर्व किया जाए, उसके लिए एक पॉलिसी बनाना चाहती हूँ। उसके लिए मैं एक ज़रूरी इक्विपमेंट जो है वो जुटाना चाहती हूँ। इसके लिए सपोर्ट मिल रहा है मुझे, ब्यूरोक्रेसी से भी मिल रहा है और पॉलिटिकली भी मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगले 5-6 साल में हम एक वर्ल्ड क्लास आर्काइव दूरदर्शन के कार्यक्रमों का क्रिएट कर पाएंगे। अच्छा, ये जो 3 शब्द हैं, प्रिजर्वेशन, रेस्टोरेशन और रिट्रीवल, अगर इन्हीं को तीनों को बारी बारी से एक किसी एक घटना या किसी उदाहरण के जरिए समझना हो कि वो क्या है, मतलब उसके अगर बिल्कुल ग्राफिक डिटेल्स में जाया जाए। जैसे प्रिजर्वेशन एक शब्द है, लेकिन जब प्रिजर्वेशन के बारे में आप कोई एक कदम उठाती हैं, ठीक है, आपने कहा कि अब अगले से 2 महीनों में हमें देश में फैले हुए 243 या वटेवर केंद्र हैं, वहाँ से हमें प्रिजर्वेशन का एक मूव चलाना है। वो कैसे किया, उसकी मेथडोलॉजी आपने क्या ली, वो या किसी एक दिन, एक महीने में ये किया और वो किया, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जो ये 3 शब्द हैं, इनमें से एक शब्द जो पहला जो काम है रिजर्वेशन, अगर उसके बारे में एक हम ग्राफिक आपसे एक्सपीरियंस की कहें, क्योंकि देखिए शायद वो किताब में लिखा हुआ हो तो वो 8 लाइनों में उससे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि प्रिजर्वेशन क्या है, लेकिन जब आप उसे उसकी फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटीज में जाती हैं तो वो क्या है। जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि दूरदर्शन जब से उसने रिकॉर्डिंग शुरू किया, तब से टेक्नोलॉजिकली बहुत चेंजेस आए हैं। पहले ब्लैक एंड व्हाइट के ज़माने में मैंने बताया 2 इंच और 1 इंच वगैरह भी बताया। तो ये सारे जितने टेप्स हैं वो लगभग सभी केंद्रों में जो उस वक्त थे, मतलब मान लीजिए कि 82 तक जितने केंद्र थे उनमें सब में ही 2 इंच टेप्स मिलेंगे। उसके बाद के केंद्रों में आपको 1 इंच टेप्स मिलेंगे और 90 के आसपास जो केंद्र आए उनमें आपको 1 इंच भी नहीं मिलेगा,
आपको केवल ये मिलेगा, यूमेटिक और बीटा मिलेगा। तो इस तरह पहले तो ये जानना पड़ेगा कि किस केंद्र में किस फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं। और किसी केंद्र में मान लीजिए कि ये रिकॉर्डिंग्स रखे हुए हैं लेकिन मशीन नहीं है चलाने की, तो वो रिकॉर्डिंग्स तो केवल शेल्फ में पड़ी रहेंगी। और आज जो करेंसी में है उस ही टेक्नोलॉजी को वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है रोज का ट्रांसमिशन चलाना है, उन्होंने कार्यक्रम बनाना है और चलाना है। आर्काइविंग उनका काम नहीं है, उनका काम है कंटेंट क्रिएशन। आर्काइविंग तो बाद में आती है, पहले तो सॉफ्टवेयर बनेगा, उसके बाद तो उसका प्रिजर्वेशन होगा। तो पहला स्टेप तो सॉफ्टवेयर बनाना। तो केंद्र तो उसका काम में जुटे हुए हैं और उनके लिए भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, रोज रोज का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो हम उनको ये सेंसिटाइज करते हैं कि जो आपने इतने सालों से काम किया उसको व्यर्थ में जाने दें, और आपके शेल्फ में जो भी कार्यक्रम रखे होंगे उन फॉर्मेट्स में जिनको आप अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उसको चलाने का और उसको देख पाने का और उसको डिजिटल मीडियम में, आज के मीडियम में लाने की व्यवस्था हमारे पास है। तो सबसे पहले आप उनको हमारे पास भेजिए। उनको फिजिकली भेजना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, चाहे वो ट्रक करें या एयरप्लेन करें या वो करें ट्रेन करें, उसके माध्यम से उनको फिजिकली वो टेप्स हमें भेजने पड़ेंगे। कुछ बहुत से केंद्रों ने भेजा भी है ये इस तरह के टेप्स। तो ये तो एक तरीका है उनको बताने का कि आप इन टेप्स को भेजिए, और वो यहाँ आते हैं तो फिर हम उसकी देखभाल करते हैं। फिर अलग बात है कि उसकी सफाई कैसे होती है और किस तरह से हम उसको उसमें से सामग्री निकाल कर आज की करंट मीडियम है उसमें लेकर आते हैं, वो अलग बात। पहला तो यह है कि आप एन ब्लॉक जो भी आपके बैकयार्ड में आपने रख दिया है कि अभी ये इस्तेमाल की चीज नहीं, उसको हमें भेजिए। इसके लिए हमने एक स्लोगन निकाला कि योर ट्रैश इज आवर ट्रेजर। ये हमारे आर्काइव का स्लोगन है, तुम्हारा कूड़ा हमारे लिए रत्न है, बेजोड़ रत्न है, इसको हमारे पास दीजिए। जिसको आपने कहा कि बेकार है दीजिए, हम उसका प्रिजर्वेशन करेंगे और उसकी कॉपी बनाकर आपको जरूरत पड़े तो लिस्ट दे देंगे। उसमें से अगर आप आज चलाना चाहते हो या उसको आप रिपर्पस करना, दोबारा से उसको वो करना चाहते हो, कार्यक्रम बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, तो हम लोग आपको कॉपीज भी देंगे। ये सुविधा हम मुहैया करते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा भी मैं एक तरीका अपनाती हूँ, क्योंकि कुछ केंद्र अपने रोज के प्रेशर की वजह से स्लो होते हैं रिएक्ट करने के लिए, तो मैं दूसरा तरीका ये अपनाती हूँ कि एक कोई कलाकार जिस पे आज हम डीवीडी बनाने का काम कर रहे हैं, बेशक हम ये क्या 2 ही डीवीडी बना रहे हो या 3 डीवीडी बना रहे हो, लेकिन मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक क्या बोले, एक ज़रूरत के रूप में देखती हूँ। और सारे केंद्रों को लिखते हैं कि उस पर्टिकुलर कलाकार की जो भी रिकॉर्डिंग से भेजिए। तो अभी मैं जो कर रही हूँ वो टी एन कृष्णन के ऊपर, एक वायलिनिस्ट हैं साउथ के बहुत बड़े, उनके ऊपर कर रही हूँ। तो मैंने सारे केंद्रों को लिखा जो कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम बनाते हैं कि आपके पास इनके अगर कार्यक्रम बने हुए हो किसी भी फॉर्मेट में हो, भेजिए। वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, 2-4 टेप्स देखना, उन्होंने रिकॉर्ड देखना, फटाफट पैक करना, भेजना, वो कर देते हैं। अगर बहुत ही विपुल सामग्री भेजनी होती तो वो डिले करते हैं, क्योंकि उसमें उनका समय भी जाता है और उनका अटेंशन भी जाता है। इसलिए तो अभी मुझे बालामुरली कृष्णा नेक्स्ट है मेरा, डॉक्टर बालामुरली कृष्णा के ऊपर मुझे डीवीडीज बनाने हैं। प्लान मैंने 4 ही डीवीडीज किए हैं, लेकिन मेरे पास उनकी कम से कम 15 घंटे की रिकॉर्डिंग्स आ चुकी हैं। तो ये एक तरीका है कि अब मुझे मालूम है, निश्चिंत होकर मैं बैठ सकती हूँ कि बालामुरली कृष्णा कि जितने भी परफॉर्मेंसेस दूरदर्शन के कहीं भी किसी भी कोने में हुए वो मेरे आर्काइव में सुरक्षित हैं। इसी तरह पहले के जितने भी रिलीजेस हैं मैंने उसको एक वो जरिया, वो क्या बोलूं, उसको एक रीजन बनाया कि उसके माध्यम से उस कलाकार का, उस विषय का सारी सामग्री मेरे आर्काइव तक पहुंचे। तो ये प्रिजर्वेशन का फर्स्ट स्टेप, मैं कैसे कलेक्शन का फर्स्ट स्टेप, प्रिजर्वेशन नहीं कहूँगी मैं, इसको कलेक्शन का ही बोलूँगी। प्रिजर्वेशन तो तब आएगा जब मैं उसको क्लीन करूँगी, इलेक्ट्रॉनिकली क्लीन करूँगी और फिजिकली क्लीन करूँगी। मैंने जैसे बताया कोस्टल एरियाज में फंगस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी वहाँ लगभग 12 महीने रहती है, तो वहाँ से जो भी कुछ आता है उसमें फंगस की परत बहुत बड़ी होती है। उसको किस तरह से हम लोग क्लीन करते हैं, और उसके बाद उसमें जो एजिंग की वजह से और प्रॉपर स्टोरेज के तरीके नहीं हैं जहाँ पर उनको रखा गया है, उसके लिए टेम्परेचर चाहिए
टेम्परेचर प्रिस्क्राइब्ड है कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो टेप सुरक्षित रह सकता है, वो वहाँ पर एसी नहीं है, या है भी तो दिन में कुछ घंटों के लिए है, और डिह्यूमिडिफायर नहीं है, इन सब के अभाव में जैसे तैसे रखे गए टेप्स, तो उसमें एजिंग के फैक्टर्स बहुत आ जाते हैं, रंग खत्म हो जाता है या उस पर लाइनें बन जाती हैं, बाइंडिंग ब्रेकेज, मतलब टेक्निकली उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उसको इलेक्ट्रॉनिकली रिफर्बिश करने के लिए भी तरीके हैं हमारे पास, जो हम करते हैं। तो वह हम रेस्टोरेशन पे आ जाते हैं कि जब हमें वो सामग्री किसी के लिए इस्तेमाल करनी है। देखिए मेरे पास अभी इस वक्त सेंट्रल आर्काइव्स में 50,000 से ज़्यादा टेप्स हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि 50,000 को मैं एक साथ रेस्टोर कर सकूं। रेस्टोरेशन का मतलब वो ऐसी स्थिति में आ जाएं कि उन पे जो जितने भी डिफेक्ट्स हैं, फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, वो सारा खत्म हो जाए और उसको आज मैं शाम को ब्रॉडकास्ट में डाल सकूं। ऐसी स्थिति में वो तो संभव नहीं है कि 50,000 को मैं एक साथ ही कर पाऊँ। तो इसलिए वो नीड बेस पर हम करते हैं। जिसकी ज़रूरत आती है, चाहे वो मुझे सीडी निकालना हो, वीसीडी निकालना हो, या किसी केंद्र ने उसको मंगवाया हो अपने यहाँ ब्रॉडकास्ट करने के लिए, या किसी चैनल ने उसको रिक्वेजिशन किया हो कि हमें चाहिए, तो उस वक्त हम उसको रेस्टोर करते हैं, उस वक्त उसको रिफर्बिश करते हैं, फिर क्लीन करके, क्लीन इन सेंस नॉट फिजिकल क्लीनिंग, वो तो पहले हम कर लेते हैं शेल्फ में रखने से पहले, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग या रिफर्बिशिंग या रेस्टोरिंग ये हम नीड बेस पे करते हैं, करके उसको बाहर निकालते हैं। ये है दो। और दूसरा है रिट्रीवल। रिट्रीवल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो अभी तक हमारे पास सर्वर बेस्ड आर्काइव आया नहीं है, आने के प्रोसेस में है, मतलब वो जुटाना है, वो सारे इक्विपमेंट्स जुटाना है। तो लेकिन उससे पहले भी रोजमर्रा की जरूरतें तो है, तो रिट्रीवल तो चाहिए ही चाहिए। तो अभी तक हम लोग रिट्रीवल फिजिकली ही कर पा रहे हैं, दो स्तर पर करते हैं। एक तो हमारा डाटा सारा कंप्यूटराइज्ड है लगभग, तो हमें जो जिस चीज़ की जरूरत है, जिस पेज की जरूरत है या जिस कार्यक्रम की जरूरत है, वो अपने कंप्यूटर में स्टोर किए हुए डाटा से हमें पता लगता है कि ये फलां जगह है, फलां किस्म के टेप में है, चाहे वो एनालॉग में है या डिजिटल में है, तो वहाँ से उठाया जा सकता है। तो फिजिकली उसको उठाते हैं, कॉपी बनाते हैं और भेजते हैं। लेकिन ये अगले 2-3 साल में ये खत्म हो जाएगा। फिजिकली टेस्ट तब भी मैं सुरक्षित रखूंगी, क्योंकि अभी मैंने हाल ही में पढ़ा है कि नासा ने एक बहुत ही लैंडमार्क इन्वेंशन किया है, जिसमें लेजर टेक्नोलॉजी के प्रयोग से जितने भी मैग्नेटिक सिग्नल्स हैं उसको बिना मीडियम को छुए रिट्रीव किया जा सकता है। मतलब ये कि मेरे पास अगर एम्पेक्स क्वाड के 2 इंच का टेप हो, उसमें कार्यक्रम है, लेकिन एम्पेक्स क्वाड की मशीन नहीं है, मैं उसको चला कर देख नहीं पा रही हूँ कि क्या है इसमें, तो भी मैं उसको सुरक्षित रखूंगी लेजर से, बिना उस टेप को प्ले किए या छुए हुए मैं उसको रिट्रीव कर पाऊंगी। जागृत हो जाएगी। इसलिए मैं कुछ भी अभी फेंक नहीं रही हूँ, जो भी मेरे हाथ आ रहा है उसको मैं सुरक्षित कर रही हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक आर्काइव पॉलिसी ना होने की वजह से 5 साल पहले तक बहुत से कार्यक्रम हमारे नष्ट हो गए। लोगों ने ये सोच कर कि अब तो ये टेप किसी काम का नहीं है, इसको चलाने की मशीन नहीं है, या तो उठा के फेंक दिया है, ये थोक के बाद बेच दिया है, या फिर अगर मान लीजिए मशीन है भी तो उसको रीयूज कर लिया है टेप को। हमारे मैग्नेटिक टेप में तो ये पॉसिबल है ना कि उसको दोबारा से हम चला कर उस पर और कार्यक्रम बना सकते हैं, फिल्म की तरह नहीं है, एक प्रिंट बन गया तो बन गया। तो इस तरह से भी लोगों ने अब बहुत सारे प्रेशियस मटेरियल को खो दिया है, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड आर्काइव पॉलिसी नहीं थी। अब मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि कुछ भी फेंका ना जाए, और जब ये थोड़ा बहुत सोचना शुरू किया कि हाँ हमारे कार्यक्रम प्रिजर्व होने चाहिए,
उस वक्त भी सिलेक्शन और रिजेक्शन का जो एक तरीका अपनाया, उसमें भी बहुत से कार्यक्रम खो दिए हमने। जिस तरह से मान लीजिए कि कोई बच्चों का कार्यक्रम है जो 1975 में बना है, या कोई महिलाओं का कार्यक्रम है जो 1980 में बना है, उसको कह करके ये तो डेटेड है, उस वक्त के ऑर्डिनरी कार्यक्रमों में से है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है करके लोगों ने फेंक दिया। और मैं ऐसा मानती नहीं हूँ। इसलिए कि मान लीजिए कि 1980 में एक महिलाओं के कार्यक्रम में मान लीजिए कि डॉरी की समस्या की चर्चा हुई है, और किसी महिला ने बोला है उसमें, क्योंकि मैंने देखा है अभी हाल ही में ऐसा टेप, इसलिए मैं उसका उदाहरण आपको बता रही। एक महिला ने बोला है कि शादी की पहली ही रात को उसकी बहुत जमकर पिटाई हुई, इसलिए कि वो उतना दहेज नहीं ले पाई जिसकी उनके ससुराल वालों को उम्मीद थी। अब मुझे बताइए, अगर मैं केवल इतना सा बिट आज की किसी डॉरी कार्यक्रम में या महिला के कार्यक्रम में डाल दूं और इसमें केवल एक क्रॉल दे दूं नीचे कि ये 1980 में रिकॉर्ड की गई थी, आप देखिए कि मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि 24 सालों में इस देश में कुछ नहीं बदला। आप चाहे जितने भी वो ले आइए, कानूनी एक्ट्स ले आइए, कुछ भी कैसा भी ले आइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक समाज बदलना ना चाहे, कुछ भी नहीं बदला। ये स्टेटमेंट मुझे इतने शब्दों में कहने की ज़रूरत नहीं, वो क्लिप अपने आप बता देता है और ज़्यादा पावरफुल तरीके से बता देता है। और यही बच्चों का कार्यक्रम 1975 में रिकॉर्ड किया हुआ एक बच्चों का कार्यक्रम है, मैंने देखा हाल ही में। उसमें बच्चे किस तरह से सहमे हुए से बैठे हैं, मुंह खोलने में हिचकिचा रहे हैं, किस किस्म के कपड़े पहने हुए हैं। और आजकल के बच्चे आप कंपेयर करके देखिए, क्या सोशियोलॉजिकल डिफरेंस आपको मिलता है, कितना बड़ा डिफरेंस मिलता है। एक सोशियोलॉजिकल स्टडी के लिए एक मटेरियल मिला कि नहीं मिला, किस कैसे कपड़े पहने हुए, कैसे उनके हाव भाव, इवन बॉडी लैंग्वेज, उनके देखने का अंदाज, बोलने का तरीका, सब में पता लगता है कि आज का बच्चा और उस वक्त का बच्चा में कितना बड़ा फर्क है। तो इसलिए मैं कुछ नहीं फेंकती हूँ। कभी भी किसी को भी फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है किसी भी चीज़ की, तो मैं सारी सामग्री रखती हूँ। क्लासीफाई करके रखते हैं, हमने क्लासिफिकेशन बनाए हुए हैं। अभी शुरुआत ही है, देखिए 3 ही तो साल हुए हैं, और लगभग मैं एक बहुत मॉडेस्ट अंदाज़ा लगाऊं तो पूरे जितने हमारे नेटवर्क में 2-3 लाख से कम टेप्स नहीं होंगे। बहुत मॉडेस्ट अंदाज़ा, क्यों देखिए इतने चैनल्स तो पिछले 30-35 साल से तो हैं ही, इतने केंद्र इतने। अभी इस वक्त 19-20 चैनल्स चल रहे हैं, लैंग्वेज चैनल 24 घंटे कार्यक्रम जा रहे हैं। उसमें बताइए कितना सॉफ्टवेयर उसमें रोज जनरेट होता होगा, रोज हजारों घंटे जनरेट होते हैं। तो उन सबका बताइए कितना इतना खोने के बावजूद जो रह गया है वो भी बहुत विपुल है। जब आप प्रिजर्वेशन और रेस्टोरेशन रिट्रीवल की चर्चा कर रही थी, तभी मेरे दिमाग में ये आया कि इसको अलग अलग लोग, अलग अलग केंद्र और वहाँ बैठे हुए इम्पोर्टेंट लोग अलग अलग तरह से शायद परसीव करते होंगे कि आपको क्यों वो टेप चाहिए। और तब वहाँ पर ये सवाल खड़ा होता होगा कि ये तो अगर अपने डिस्क्रिप्शन पर देखें तो ये हमारे लिए कोई काम की चीज़ नहीं है, इसलिए हम इसको प्रिजर्व नहीं करना चाहते, इसलिए हम इसको जो हम एक लिस्ट बना रहे हैं प्रिजर्वेबल प्रोग्राम्स की, हम उसमें इसको नहीं रखते। इस तरह के एक्सपीरियंस की मतलब आपने की बहुत हुआ है। मैं आपको बताऊं कि बम्बई केंद्र में जब मैंने उनको भेजा था कि मुझे आपके पास अभी तक के रिकॉर्ड किए हुए जितने भी एनालॉग टेप्स हैं, बीटा को छोड़कर, बीटा की अभी भी करेंसी है, बाकी सारे मुझे भेजिए और उसके डिटेल्स हो सके तो पहले से भेजिए। तो उन्होंने केवल 80 घंटे में डिटेल्स दिए, क्योंकि उनके दिमाग में आर्काइव का मतलब वो जो बेहतरीन कार्यक्रम हो और बेहतरीन कलाकारों द्वारा बनाए गए हों, और जो है आज से 500 साल बाद भी उसका रेलेवेंस हो, उन्हीं कार्यक्रमों को आर्काइवल वैल्यू का कार्यक्रम माना गया। लेकिन अब सोच में काफी परिवर्तन है, इंटरनेशनली भी परिवर्तन है,
और हम मेरे आर्काइव एक्सपीरियंस से भी परिवर्तन है कि ऐसा कुछ नहीं है आर्काइव वैल्यू, क्योंकि दूरदर्शन जैसा माध्यम समय का साक्षी रहा है। पिछले 40 साल हम लोग कैसे जिए और किन किन स्तरों पर जिए और क्या क्या सोच से होकर, किन किन सोच से डायरेक्शन से होकर गुजरे, उन सब का एकमात्र अगर विजुअल साक्षी है तो दूरदर्शन है। तो उसकी कौन सी चीज वो की जाए, फेंकी जाए, मुझे बताइए। कोई चीज फेंकी जा ही नहीं सकती। अब बहुत ही ऑर्डिनरी 2 उदाहरण मैंने आपको अभी दिए, तो ये है। अभी बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। तो मैंने देखिए रिट्रीवल का एक और बहुत ही खूबसूरत तरीका मेटाडाटा की वजह से, पहले नहीं हो सकता था, एनालॉग में नहीं हो सकता है, डिजिटल में हो सकता है। आप क्लिप वाइज डिटेल, क्लिप मतलब उसको कहते हैं एक शॉट को या एक सीक्वेंस को, शॉर्ट एक सीक्वेंस को। मान लीजिए कि हिमाचल पर कोई कार्यक्रम है, तो हिमालय की चोटियों, बर्फ से ढकी हुई चोटियों पर एक पूरा सीक्वेंस है। कैमरा सुबह के वक्त सूरज के उगने से पहले से लेकर बाद तक 5-6 शॉट्स में अगर उसको समझ किया गया कि हिमालय की चोटियां हैं और इस जगह से दिखते हैं, जो भी वो एक शॉट है, तो उस शॉट का डिटेल हमारे मेटाडेटा में होना चाहिए। केवल इतना ही कहना काफी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर ये फिल्म है या लाहौल स्पीति के ऊपर फिल्म है, या इतना ही कहना काफी नहीं है। उसका क्लिप वाइज डिटेल चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि मुझे उसमें से हिमालय की चोटियों में सूरज के उगते हुए का ही शॉट चाहिए, लेकिन उसका प्रयोग मैं उस संदर्भ में नहीं कर रही हूँ जिस संदर्भ में उस फिल्म में किया गया हो। बाद में मुझे किसी कविता को विजुअलाइज करने के लिए चाहिए, तो वो डिटेल जब तक नहीं होगा तब तक मैं उसको कैसे रिट्रीव करूंगी। जैसे किसी कविता को विजुअलाइज करने के लिए समुद्र में नहाते हुए या खेलते हुए बच्चों का शॉट चाहिए मुझे। वो समुद्र में नहाते हुए बच्चों का शॉट करके तो कोई प्रोग्राम नहीं होगा, वो किसी प्रोग्राम का हिस्सा होगा। और वो प्रोग्राम हो सकता है कि बिल्कुल ही ऐसे सब्जेक्ट पर बना हुआ हो जिसमें वो शॉट है। तो जब तक शॉट वाइज डिटेल आप मेटाडेटा में नहीं लिखेंगे तब तक वो शॉट नहीं मिल सकता मुझे। और वो शॉट मुझे मिल जाए, समुद्र तो समुद्र ही है, खेलने वाले बच्चे तो खेलने वाले बच्चे ही हैं। अब होता हुआ सूरज तो वही है। उसके लिए मैं आज अपना कैमरा उठाकर वहाँ शाम के वक्त जाऊँ और कुछ बच्चों को वहाँ खेलने दूँ और फिर शूट करूँ, तो मेरा कितना रिसोर्स, कितना टाइम वेस्ट हुआ। जबकि मुझे वो शॉट 10 सेकंड का, 15 सेकंड का एक विजुअलाइजेशन के लिए मुझे चाहिए, वैसे ही मिल जाएगा। और मान लीजिए कि उस किस्म के शॉट अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग कैमरामैन ने शूट किया हो और मुझे 15 अलग अलग कार्यक्रमों में मिल जाए। मेरा कंप्यूटर सारे 15 शॉट एक साथ मुझे दिखा देगा, उसमें से मैं चुनाव भी कर सकती हूँ। वो चाहे मैं आज कैमरा उठाकर ले जाऊँ और शूट करूँ तो भी उतना वैरायटी नहीं मिलेगा। ये है एप्लीकेशन आर्काइव का आज की तारीख में। तो इसलिए डिटेल्ड आर्काइविंग जिसे कहते हैं, इन डेप्थ आर्काइविंग की बहुत सख्त जरूरत है और वो इसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। अब जैसे आप कह रही हैं कि पॉलिसी जो भी थी नहीं, और अब भी जब शुरू हुआ है 3 साल से, उतनी अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन अभी नहीं है कि लोग जो आज कर रहे हैं उसको प्रिजर्व करके रखें। किन कंडीशंस में आपको मतलब अभी तक तजुर्बा हुआ कि टेप रखे गए? आपने अभी बताया कि या तो वो बेकार मान लिया गया, उन्हें फेंक दिया गया, बेच दिया गया या कूड़े में डाल दिया गया। आमतौर पर एक इस्तेमाल कर लिया गया टेप जो कि अब करेंसी में नहीं है, वो किन हालात में रखा हुआ पाया गया अलग अलग जगहों पर? ऐसे ही हालत में मैं पिछले साल इन्हीं दिनों में भुवनेश्वर गई थी, अपने ही DVD के रिलीज फंक्शन में गई थी। तो वहाँ मैंने देखा कि मैंने ये तय किया था कि जहाँ भी मैं जाऊँगी कम से कम वहाँ के कार्यक्रम निर्माताओं को, जो हमारे इन हाउस प्रोड्यूसर्स, उनके ग्रुप को मैं ज़रूर बताऊंगी कि आर्काइविंग आज के ज़माने में है क्या। क्योंकि मैं उम्मीद नहीं कर सकती जो रोज़ रोज़ कार्यक्रम बना रहा है वो सब विषयों पर, पर्टिकुलरली आर्काइव जैसे विषय पर अध्ययन भी करे और उसका लेटेस्ट नॉलेज भी उसके पास हो। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जो कुछ मैं जानती हूँ मैं उसको बताऊँ। तो मैं जहाँ जहाँ गई हूँ मैंने इस तरह से एक छोटा सा एक लेक्डन ऑर्गेनाइज किया है। तो भुवनेश्वर में जहाँ मैं गई थी और
इस तरह से एक हम लोगों ने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया था। तो जिस कमरे में ये सेशन हो रहा था उस कमरे में एक लोहे की जो ऑर्डिनरी शेल्फ होती है कि किसी भी बुक लाइब्रेरी में आप देख सकते, ऑर्डिनरी बुक लाइब्रेरी में, अच्छी बुक लाइब्रेरी में तो ये शेल्फ होती भी नहीं है। तो एक बहुत ही नॉर्मल किस्म का जंग खाने वाला लोहे के अलमारी में वो न्यूमेटिक टेप्स रखी हुई थी और लगता ये था कि पता नहीं कितने ही दिनों से, कितने ही महीनों से उस पर किसी ने झाड़न भी नहीं वो किया है, इस्तेमाल किया है और 2 आधे इंच तक उस पर धूल पड़ी हुई थी। ऐसे ही मैंने देखा क्या कार्यक्रम है, तो उसमें कार्यक्रम भी उड़िया भाषा में लिखा तो हुआ था, लेकिन वो मान लिया गया था। जब मैंने पूछा कि ये क्यों यहाँ पर रख दिया तो मुझे बताया नहीं, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं ने बताया कि काम की नहीं है मैडम। मैंने कहा क्यों काम की नहीं? ये इसके चलाने की मशीन नहीं। मुझे लगता है कि वो कारण नहीं बनना चाहिए, क्योंकि टेप या मशीन महत्वपूर्ण नहीं है, उसके अंदर जो रिकॉर्डेड कार्यक्रम है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अपने आर्काइव असिस्टेंट या हमारे साथ काम करने वाले लोगों को भी बताती हूँ कि टेप की कीमत नहीं है। एक बीटा टेप या आजकल जो DVC हमारा डिजिटल टेप है वो 1200 रुपये में एक टेप मिलता है, लेकिन उसके अंदर जो कार्यक्रम हम लोग 40 साल पहले का कार्यक्रम वो बेशकीमती, मैं कीमत भी नहीं लगा सकती। अब बताइए मैं भगवती चरण वर्मा के साथ के इंटरव्यू की क्या कीमत लगा दूँ या केलू चरण महापात्र के नृत्य की क्या कीमत लगा दूँ? वो एक बार नष्ट हो गया तो फिर नहीं मिल सकता। मैं नहीं जानती कि तानसेन कैसे गाते थे, लेकिन मैं ये तो जानती हूँ भीमसेन जोशी कैसे गाते हैं। मैं क्यों नहीं आगे आने वाली पीढ़ी को सुनाऊं कि भीमसेन जोशी ऐसे गाते थे? तो मुझे लगता है कि ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, माध्यम से जुड़े हुए होने के कारण भी और कार्यक्रम बनाने के कारण भी। इतने साल तो मैंने कार्यक्रम ही बनाए कि मैं उसके प्रिजर्वेशन के भी तरीके ढूंढूं और बेस्ट से बेस्ट, ऑप्टिमम से ऑप्टिमम आउटपुट क्या हो सकता है उस तक वो निकाल कर हम अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं। कुछ दूर तक तो बनाकर हम सर्कुलेट भी करते हैं। एक छोटा सा हम एक इंटरनल न्यूज़लेटर भी निकालते हैं ताकि जो ज्ञान हम लोगों ने इस पर काम करते हुए अर्जित किया लोगों तक पहुंचे और लोग पढ़े उसको कम से कम, और उनको ये ज्ञान इजीली उपलब्ध हो जाए। इसलिए हम एक न्यूज़लेटर भी निकालते हैं। और मेरा प्लान ये है कि छोटे छोटे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए। मैंने अपने जो स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, 3-4 इंस्टीट्यूट्स हैं, सबको मैंने कहा भी लिखा भी है कि आप आर्काइव पर भी जोर दीजिए, केवल कार्यक्रम निर्माण पर। वो तो निर्माण नहीं होगा तो आर्काइव किस चीज़ का होगा, वो अलग बात है, लेकिन निर्माण होकर वो ख़त्म हो जाए वो भी ज़रूरी, वो भी ठीक बात नहीं है। तो इसलिए आर्काइव पर पर्टिकुलरली इस डिजिटल युग में जो इसकी वो है पॉसिबिलिटीज़ है, इसके ऊपर हमें एक कार्य वो करना चाहिए, वर्कशॉप करना चाहिए। जब जो आपकी ये कोशिशें हैं आर्काइव को वैसा बनाने की जो कि सही अर्थों में आर्काइविंग के अंतिम उद्देश्य को हासिल कर लेगा, वैसा एक डायनामिक आर्काइव देखने में कैसा लगता है? अगर हम पूछें कि आज से 2 साल बाद या 10 साल बाद जब वो एक फुल्ली उसमें उसका एक इनर डायनामिज्म उसमें पैदा हो जाएगा, तो उसमें स्टेज A से लेकर Z तक वो कैसे काम कर रहा होगा? आप मेरे ख्याल में वर्क फ्लो की बात कर रहे हैं। वो वर्क फ्लो कई स्तर पर होगा। अभी तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पुराने टेप्स को प्रिजर्व करें। आज अभी डिजिटल को आए हुए भी 3-4 साल हो ही चुके हैं। हम अभी उसको प्रिजर्व करने की तो हमने बात सोची भी नहीं है, लेकिन